मैं इस वीडियो के अंदर तुम लोगों के साथ मिलके एक कायर काम करने वाला हूँ, और वो काम है घर के अंदर बैठ के अपने हाथ के ऊपर हाथ रख के अपनी मीडिया को क्रिटिसाइज करना। जो मेन स्ट्रीम कांग्रेस के पॉलिटिशियंस बोलते हैं ना कि भैया पूरी की पूरी मीडिया बिकी हुई है, मीडिया को पागल आपने ही बनाया है, मीडिया को कमजोर करने से लेके तोड़ने तक का सारा काम कांग्रेस ने किया, एंड दैट डजंट मीन कि हमारी करंट मीडिया सही ऑपरेट कर रही है। अभी आजकल के अंदर ये क्लिप बहुत सरफेस कर रही है जहाँ पे एक एंकर आगे बोल रही है कि यार सिर्फ 7 रुपए तो पेट्रोल का रेट बढ़ा है। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, और मेरे अकॉर्डिंग ये 7 रुपए से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपके अकॉर्डिंग पूछा किसने? जर्नलिज्म का तो पहला रूल है ना कि आपके ओपिनियंस आने ही नहीं चाहिए, और आपका पूरा कंटेंट ही ओपिनियन पे चल रहा है। मान लिया आपकी बात की भैया बड़े मालिक ने कहा है जाके पूरी की पूरी जनता के दिमाग को साफ कर रहा हूं, और आप अपनी झाड़ू जैसी जुबान को लेके आ गई और लोगों के दिमागों को साफ करना चालू कर दिया। बट हमें ये चीज भी भूलनी नहीं चाहिए कि हम लोग इंडिया को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, और अगर चौथा पिलर टूटा हुआ तो क्या डेमोक्रेसी की छत सही से डली हुई है? इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे गोदी मीडिया कैसे आपको पागल बनाती है, उनके पूरे के पूरे एजेंडास क्या है, कैसे मनी रोटेट किया जाता है, कैसे पूरे के पूरे बीच कांग्रेस ने बो रखे, और एंड के अंदर एक बड़ी अनाउंसमेंट भी करूंगा जिसको तुम लोग हमारी वर्ल्ड क्लास मीडिया का ऑल्टरनेटिव भी बोल सकते हो, क्योंकि ये तो जहाँ जाते हैं बेइज्जती करवाते हैं। इंडिया पाकिस्तान की छोटी सी झड़प हो गई थी, इन्होंने बोला कि भैया हम लोग पाकिस्तान के अंदर टैंक लेके घुस चुके हैं, बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर मारा गया। ये भी आपको बता दूं मुरीद के जो लाहौर के एकदम करीब है 24-25 किलोमीटर दूरी वहां पर पहुंचकर भी मारा गया है, और कल्पना भी नहीं की होगी पाकिस्तान ने कि इस बार तो अंदर तक आकर मार देंगे। बट सॉल्यूशन देने से पहले एक बार प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर अच्छे से बात करके जाएंगे। फरवरी 2018 को श्रीदेवी जी का देहांत हो जाता है दुबई के अंदर, और उनके देहांत का रीजन होता है हार्ट अटैक। और अगर आप लोग मीडिया खोल के देखोगे तो क्या दिख रहा है वहाँ पे? रिपब्लिक टीवी, एबीपी, आज तक सबके अंदर एक ही शो चल रहा है, मौत का बाथटब। श्रीदेवी जी बाथटब के अंदर गिर के मर गई। उस दिन एबीपी ने 15 मिनट का स्पेशल चलाया इसके ऊपर, जिसके अंदर वो ग्राफिक्स के अंदर बाथटब के अंदर खड़ा था। उस होटल का बाथरूम जो है वो वेबसाइट पर हमने निकाला है। शीला रावत मेरी संवाददाता मेरे साथ हैं। शीला, इसे देख करके क्या कहना चाहेंगी आप? ये वो बाथटब है जहां पर श्रीदेवी की ड्रॉनिंग से यानी डूब करके मौत हुई। बाथरूम का एंट्रेंस यहां से है। ये बाथरूम का जो पिक्चर है इस तरीके का बाथरूम है, ये वो बाथरूम नहीं है लेकिन उस होटल का बाथरूम है। वो आदमी बाथटब से रिपोर्टिंग कर रहा था, और ये जो हमारे अन्ना भाई है ये तो और ही तेज चिलम है। इसको सुनंदा पुष्कर से लिंक कर दी, और वो भी विदाउट एनी एविडेंस। बट मीडिया ऐसी फालतू न्यूज क्यों चलाएगी? उनके पास कोई और कंटेंट नहीं है क्या? अगर तुम लोग भी यही चीज सोच रहे हो तो ये सुनो कि उस टाइम पे एक्चुअल में हुआ क्या था। जनवरी में नीरव मोदी 14,350 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट इंडिया से लेके भाग गया था। अभी उसके ऊपर डिबेट कर नहीं सकते क्योंकि बड़े मालिक ने मना कर रखा है, वो तो हमें चाटे धर देंगे। तो अभी बातों को कैसे ना कैसे करके घुमाना होगा, तो क्या किया जाए? तमाशा कर दिया जाए ऑनलाइन जाके। और ये सभी सीखा सिखाया कांग्रेस के राज का, ये आगे बताऊंगा। पर तुम लोग दूसरी कहानी सुनो। 2020 के अंदर जून के अंदर ये खबरें पता क्या चला रहे थे? इन्होंने खबर चलाई कि इंडिया के अंदर एक कबूतर उड़ के आया पाकिस्तान से, और पाकिस्तान वाया कबूतर हम पे स्पाई कर रहा है। We're getting in some breaking updates now, viewers. A suspected spy pigeon from Pakistan. कबूतर यहाँ पे आया, उसके पास कोई कैमरा नहीं है, उसके पास कोई ट्रैकर नहीं है, बस वो यहाँ पे आया, सब कुछ देख के याद करके चला गया, वहाँ पे जाके पाकिस्तानियों को बता देगा। इनके अकॉर्डिंग कबूतर बोल पा रहा था। पूरी दुनिया कोरोना वायरस संकट से जूझ रही है, मगर पाकिस्तान अभी भी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में जुटा हुआ है। और ये तो फिर भी कुछ नहीं है, इंडिया टुडे ने लाइव टीवी के ऊपर एक्सरे एग्जाम करवाया था। आज तक एबीपी, रिपब्लिक टीवी, सारी की सारी मीडिया लगी पड़ी है। भैया आईएसआई वाले अभी हमारे ऊपर कबूतर से स्पाई कर रहे हैं। अगर कोई कबूतर वश में हुआ कभी आपको दिख रहा है तो वो पाकिस्तानियों की हरकत नहीं है, शायद किसी बंगाली ने की होगी। जोक कर रहा हूँ भाई, अभी कमेंट्स के अंदर रेसिस्ट और स्टीरियोटाइप मत लिखने लग जाना। थोड़ा सा तो ह्यूमर है मेरे पास, ले लिया करो। मीडिया का भी तो इतना लेते ही हो ना। हमारी मीडिया 21वीं सेंचुरी के अंदर तुम्हें ये गू बेचती है तो तुम लोग देख लेते हो। और रियलिटी के अंदर उस टाइम पे बॉर्डर पे पता क्या हो रहा था? इंडिया चाइना की फाइट हो रही थी गलवान बॉर्डर पे। 15 और 16 जून 2020 के अंदर जब कोविड चल रहा था, उस टाइम पे इंडिया और चाइना के सोल्जर्स की हैंड टू हैंड फाइट हुई थी, जिसके अंदर इंडिया के 20 जवान शहीद हो गए थे। अभी जिनको नहीं पता थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि बंदूकें यूज नहीं की गई थी, हाथों से लड़ा गया था। Occasionally erupt into violence. The two countries fought a war over the border in 1962. क्योंकि उस बॉर्डर के पास हमने रूल बना रखे है कि कोई भी फायरिंग नहीं करेगा। तो अगर कोई भी लड़ाई होती है तो डंडे हो गए, छोड़े ऐसे हथियार हो गए, कोई भी वेपन यूज नहीं होगा। और उस फाइट के अंदर हमारे 20 जवान शहीद हो गए, और सामने चाइना क्लेम करता है कि यार हमारे तो सिर्फ 4 ही मरे। पर चाइना हमेशा क्या करता है, इन नंबर्स को हाइड करके रखता है जिससे वो थोड़ा ऊंचा साबित हो सके। पर यूएस की इंटेलिजेंस ने बोला कि उनके 35 से 40 लोगों की जान गई है। और जब देश के अंदर
इतनी इंपॉर्टेंट चीज चल रही थी, चाइना से वैर चल रहा था, तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, हमको उसके बारे में पता ही नहीं है। और हमें क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें ये ही नहीं पता कि भाई फाइट हो रही है। हमको तो बस इतना पता है कि भैया वहां से बिरयानी खा के कबूतर उड़ के आए जिसका यहाँ पे हगने का प्लान है। और ऐसा नहीं है इन्होंने कोविड में 1-2 बार हगा, पूरे कोविड इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डर ही बेचा है। और अगर कभी डर से छुट्टी ले लेते थे तो वो ड्रग्स दो वाला केस तो तुम्हें याद ही होगा। 28 अगस्त 2020 को रिपब्लिक भारत के अंदर अर्नब गोस्वामी का एक शो चल रहा था जिसका नाम था पूछता है भारत। उस टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा था जो कि काफी ज्यादा बड़ा हो गया था, जिसके अंदर रिया चक्रवर्ती के ऊपर ब्लेम लगा के उसको विलेन दिखा दिया। सुशांत मामले में एनसीबी ने जांच करनी शुरू की थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती समेत दर्जनों लोगों के नाम अब तक सामने आ चुके हैं। और सुशांत सिंह राजपूत केस में आए ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार है। ड्रग्स की बात हुई तो दीपिका पादुकोण को फंसा दिया, उसके ऊपर ब्लेम लगा दिए। साथ ही साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने बॉलीवुड से जुड़े लोगों के मादक पदार्थों के कथित सेवन के मामले की जांच के सिलसिले में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की प्रबंधक करिश्मा प्रकाश और एक टैलेंट प्रबंधक एजेंसी के सीईओ ध्रुव चितकोपेकर को पूछताछ के लिए तलब किया है। पर कोई एंकर ऐसा क्यों करेगा, सेलिब्रिटीज के ऊपर ब्लेम क्यों लगाएगा? और उसका रीजन इंडिया की जीडीपी 23% डाउन थी। India's economy has contracted by 23.9% in its fiscal first quarter, the 3 months ended in June. कोविड के अंदर जाहिर सी बात है जीडीपी डाउन होनी ही होनी थी, पर जिस टाइम पे ऐसे कोई भी नंबर्स आते हैं या फिर कोई भी गलत न्यूज आती है ना देश को लेके, उस टाइम के आसपास ना मीडिया पता नहीं कोई अलग अलग मुद्दे कहां से उठाने लग जाती है। जैसे 2020 के अंदर नवंबर के आसपास फार्मर लॉस के अकॉर्डिंग प्रोटेस्ट चल रहा था। सरकार किसानों के लिए कुछ कानून लेके आए थे जिसको किसान देख के बोल रहे थे भैया ये तो काले कानून है, इनको वापिस लो नहीं तो हम लोग धरना करेंगे। अभी क्या हुआ था, वो प्रोटेस्ट ना बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, तो उसको इग्नोर करना ना पॉसिबल ही नहीं था मीडिया के लिए। तो मीडिया ने क्या किया, अटैक करना चालू कर दिया सरकार पे नहीं, प्रोटेस्टर्स पे। प्रोटेस्टर्स को खालिस्तानी बोलना शुरू कर दिया जस्ट बिकॉज वो पंजाब से थे। किसान आंदोलन के उस खालिस्तानी चरित्र की बात करेंगे जो डिकोड किया जा चुका है। हम पिछले 3 दिनों से आपको ये बता रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे विदेश में सक्रिय खालिस्तानी ताकतें आपके सामने रखे जो भारत के किसान आंदोलन का इस्तेमाल कर रही है। जी न्यूज, रिपब्लिक भारत, आज तक, एबीवीपी, ये सारे के सारे चैनल से सिर्फ एक ही मुद्दा उठाया और एक ही नैरेटिव फैलाया कि भैया सारे के सारे जितने भी लोग हैं ना, ये सारे के सारे फॉरेन फंडेड है, बाहर से इनको पैसा आ रहा है, गुरुद्वारा तो क्यों ही किसी को फ्री में खाना देगा। और इसी तरह के अंड शंड फालतू ज्ञान अपनी तरफ से मन में बना के दिए जा रहे थे। एंड उसका एजेंडा क्या था, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना और उनके खिलाफ जाने वाली चीजों को काउंटर करना। जैसे अभी मैं देख रहा था कॉकरोच जनता पार्टी का जो भी पेज है उसके खिलाफ अर्नब गोस्वामी एक वीडियो बना रहा है जिसके अंदर कह रहा है भैया ये तो बोट फॉलोवर्स है। And from this city called Topeka, where there are 1.26 lakh people, there are 8.6 lakh followers of Dipke. 1/7 the size of the number of followers, which means this is you and I, we are in the media, this is what we call a bot campaign. BOT and BOUGHT. You have to have deep pockets, you can do this, right? अगर इतनी जल्दी से इतने सारे और इतने एक्टिव बोट फॉलोवर्स मिलते हैं तो लेके दिखा। सरकार ने जो 2000 का नोट तेरे अंदर घुसा रखा है ना, उसकी वजह से उछल के तो तू बहुत आता है। 22 मिलियन फॉलोवर्स 4 दिनों के अंदर अंदर करके दिखा। मैं भी मार्केटर आदमी हूँ भाई, मैं भी देखता हूँ तेरे को कौन सा पैनल 22 मिलियन फॉलोवर्स देता है। और अगर बाय चांस तेरे को फॉलोवर्स मिल भी गए, 8-10 पैनल से तूने कलेक्ट कर भी लिए, उसके बाद भी क्या रीच देखिए उसकी, फेक व्यूज डालना चालू कर देगा, उसके बाद फिर फेक कमेंट करना चालू कर देगा। और ऐसा नहीं है कि इस न्यूज को कवर करके मैं फार्मर लॉस के ऊपर कोई भी ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि वो कानून गलत थे अकॉर्डिंग टू पीएम मोदी, क्योंकि उन्होंने बाद में उन कानून को वापस ले लिया और उसके बाद खुद सेलिब्रेट किया कि देखो यार मैंने काले कानून हटा दिए, तो बनाए क्यों थे। यही हरकत तुमने जीएसटी में करी, पहले जीएसटी लगाया और बोला भैया रेवोल्यूशन आ जाएगा, उसके बाद जीएसटी कम कर दिया और तालियां बजा रहे, ढोल नगाड़े चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं भैया, हमने जीएसटी कम कर दिया। अरे तो लगाया क्यों था, खुद ही थूक के अपने लोगों से खुद ही चटवा के खुश कैसे हो जाते हो। और ये किस्से तो फिर भी पुराने हो चुके हैं। मणिपुर का तो तुम्हें याद ही होगा ना 2023 का, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी उस टाइम पे इंडिया के अंदर विजिट करने आई थी और हमारा न्यूज मीडिया क्या कर रहा था, दोनों की फोटो को कपल फोटो बना के लव सॉन्ग चला रहे हैं न्यूज पे। जो तुम मेलोनी और बीजेपी का देखती हो ना, पूरा का पूरा एजेंडा शुरू ही मीडिया ने किया है। सोशल मीडिया के ऊपर ये कपल है, इनकी डेट चल रही है, ऐसी जो वीडियोस आ रही है ना बाद में लोगों ने अडेप्ट किया। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट शुरू ही मीडिया ने किया था। और ये क्यों शुरू किया गया था उसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। 3 मई 2023 के अंदर मणिपुर के अंदर एक वायलेंट राइट्स हुए, 7 महीने तक ये राइट्स चले थे और पीएम मोदी का इस सबके ऊपर वही ओपिनियन था जो उन्होंने देना जरूरी ही नहीं समझा। विजिट करके कुछ सोल्यूशन निकालना बहुत दूर की बात है बेटा, ये क्या झूठ बोल रहे हो। कोई भी ट्वीट तक नहीं आया था
रिकॉग्नाइज तक नहीं किया था उन्होंने। इन राइट्स ने 258 लोगों को मार दिया था, 60,000 से ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया। और जो मोदी जी का साइलेंस था ना, ये पता कब चल रहा था? जब वहां पे लड़कियों को नंगा करके सड़क के ऊपर घुमाया जा रहा था। 11 हफ्ते 78 दिन तक चुप रहे थे पीएम मोदी, और जब आखिर में बोला वो भी तभी बोला जब वुमेन्स राइट्स होने लगे थे। एक लड़की को नंगा करके सड़क के ऊपर घुमाया गया था, और उस टाइम पे हमारा मीडिया पता कैसे ऑपरेट कर रहा था? सरप्राइज मत होना, टाइम्स नाउ ने 0 प्राइम टाइम शो किए थे मणिपुर के ऊपर। DD1 सरकारी चैनल है, हमारे पैसों से चल रहा है, 0 प्राइम टाइम शो किए थे। जिन लोगों को नंगा करके घुमाया जा रहा है और जो 200 से 300 लोगों को मार दिया गया ना, वहां पे उन्हीं के पैसों से चल रहा है ये चैनल। ये जो 15 करोड़ पे चचा लेते हैं, ये हमारे पैसों से जा रहा है, हमसे बिना पूछे। और मीडिया में क्या चल रहा है? मेलोनी मेलोनी मेलोनी। और इस चीज को ना कोई भी बहुत इजीली काउंटर कर सकता है। कोई भी क्या करेगा, वीडियो उठा के लाएगा कि देखो यार इस डेट के ऊपर ना ये वीडियो डली हुई है, आपने तो कहा कवर नहीं हुआ। तो इस वाले मिथ को भी तोड़ देता हूँ कि मीडिया हर चीज कवर करती है। मैं ये नहीं मानता कि भैया मीडिया ने कुछ कवर नहीं किया, पर कितना प्रेशर देखिए, कितने अच्छे से किस चीज के ऊपर डिबेट की जा रही है, ये डिपेंड करता है। फॉर एन एग्जांपल, अभी जिस दिन पीएम मोदी ने इटली के अंदर विजिट किया था और मेलोडी चॉकलेट दी थी, उस दिन सभी ने मेलोडी के ऊपर प्राइम टाइम कर दिया। प्राइम टाइम का मतलब पता है ना, पूरे दिन का सबसे मेन कोर कंटेंट। और वहीं पे यूपीएससी के एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जा रहा है, सीबीएसई के जो पेपर चेक करे जा रहे हैं, किसी का पेपर चेक करते हैं, किसी को नंबर दे देते हैं। नीट का एग्जाम लीक हो चुका है, रिसेशन बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, रुपया हमारा गिरता जा रहा है, एआई टेक ओवर करता जा रहा है। और एआई के आने से जितना नुकसान इंडियंस को, उतना किसी भी देश को नहीं होने वाला है। उसके बारे में अवेयरनेस तक नहीं है हमारे लोगों को। और मैं तुम लोगों को बता दूं, ये सारे के सारे हमारे वही ताजे ताजे नए नए निकले हुए एंकर है जो नॉर्वे की मीडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे। अभी पीछे क्या हुआ था, मोदी जी को ना एक लड़की ने पूछ लिया था कि भैया हमारी यहाँ की फ्रेश ना सबसे ज्यादा फ्री है, तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप हमसे सवाल क्यों नहीं ले लेते हो थोड़े? Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? मोदी जी इग्नोर करके चले गए। लड़की थोड़ी सी वायरल हो गई, उसके थोड़े टाइम बाद उसके सोशल मीडिया उड़वा दिए, पता नहीं कैसे। और हमारे देश की मीडिया उसको जस्टिफाई करते हुए बोल रही कि अरे यार उस टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी हो रही थी, ऐसे मीडिया सवाल थोड़ी पूछ लेती है। मैडम पूछ लेते हैं, आपको नहीं आता है। अभी उनकी रैंकिंग 1 है और हमारी 157 है। 180 देशों में 157 नंबर पे बैठे हम लोग। हमारी वीडियो इतना सब कुछ होने के बाद, इंटरनेशनल बेइज्जती होने के बाद भी क्रिटिसाइज किसको कर रही है? ये नहीं कि अपनी सरकार से पूछ ले कि भैया 12 साल हो चुके, एक इंटरव्यू तो दे दो यार। नहीं स्क्रिप्टेड वाला नहीं, अनस्क्रिप्टेड वाला है, प्रेस करवा दो यार, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो बस। सीबीएसई ने जिस बच्चे के एग्जाम पेपर को गलत चेक कर दिया, लोग उसको पाकिस्तानी बोल रहे हैं। और इस बच्चे को लेके पाकिस्तान का नैरेटिव बनाया गया, ये भी हमारी मीडिया ने ही शुरू किया था। अपने 2 कौड़ी के नैरेटिव के लिए एक 12वीं क्लास के बच्चे को तो छोड़ देते कम से कम। पॉइंट पता क्या, मीडिया ने लोगों को इतना डम कर दिया कि वो सामने से सवाल ही नहीं करते। वैसे तो ये बहुत 2 पैसे की बात है कि वो बच्चा पाकिस्तान से, मैं कह रहा हूँ 1% है भी, मान लिया। और मुझे मानने में अंदर से शर्म आ रही है, मैंने फिर भी मान लिया। पाकिस्तान के बच्चे इंडिया के अंदर आके स्कूल भी पढ़ रहे हैं, सीबीएसई के अंदर एग्जाम भी दे रहे हैं, तो क्या होम मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करना चाहिए? और एक बहुत सुंदर बात बताता हूँ, अगर मैं वीडियो को सिर्फ और सिर्फ यहीं तक रखूं ना, तुम्हें लगेगा यार गोदी मीडिया कितनी घटिया है। पर ना थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिसकी तुम लोग तरफदारी कभी कभी कर देते हो ना गलती से, उनके राज में एक्चुअल में मीडिया ऑपरेट कैसे करती थी। क्योंकि तुम्हें लगता होगा अभी मोदी आया, मोदी ने मीडिया को खराब कर दिया। हाँ, पहले से ज्यादा वर्स्ट कर दिया होगा, बट द पॉइंट इज कि सारे के सारे सिस्टम एंड प्रोसेस तो कांग्रेस के बनाए हुए हैं ना। और मैं ये नहीं कह रहा कि भैया हर चीज में नेहरू की गलती है, मोदी की गलती है, बट मेरा ये बोलना है कि कभी भी कौन रूल कर रहा है उसके फेस पे देश नहीं चलता होता, सिस्टम एंड प्रोसेस से चलता है। आप जो कानून बना के जाते हो, अगर आपने कानून में लूप होल रखे हुए हैं जिससे आपका फायदा हो रहा है, तो कल को जब आपकी जगह कोई और आएगा तो वो उसका फायदा उठाएगा। हर कोई इस देश को ऐसे चला रहा है जैसे उसको 5, 10, 15 साल राज करके निकल लेना, बाकी पीछे सड़ता रहे देश। प्रॉब्लम यही है कि देश चलाने वाले लोगों को देश का भला नहीं चाहिए, क्योंकि अगर चाहिए होता तो सिस्टम एंड प्रोसेस एंड फाउंडेशन ऐसी बनाई जाती जिससे कल को कोई भी फुद्दू से फुद्दू नेता आ जाए, सिस्टम एंड प्रोसेस के ऊपर ना जा सके और मिसयूज ना कर सके। एक एग्जांपल समझो, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे। यूएस की कोर्ट ने मना कर दिया कि भैया ये सैंक्शन सारे के सारे इलीगल हैं। आपने जिन जिन लोगों से, जिन जिन देशों से जितने जितने पैसे लिए हुए, आपको सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। अभी लोग बोलते हैं भैया डोनाल्ड ट्रंप ना बहुत पागल है, पता नहीं कैसी पावर में आ गया। पागल आदमी पावर में आ गया, ये चीज बड़ी बात नहीं है। पागल आदमी को गद्दी ने पावर में रख रखा है, कंट्रोल करके रखा हुआ है, रिस्ट्रिक्शंस है उसके ऊपर, ये बड़ी बात है। अमेरिका सुपर पावर है क्योंकि उनकी सिस्टम एंड प्रोसेस बहुत अच्छे हैं, और हमारे क्रेजी सिस्टम एंड प्रोसेस क्या है कि भैया कैसे अभी जनता को एक्सप्लॉइट किया जा सके। आज हम पावर में, हम करेंगे, कल को कोई और पावर में आएगा, कोई और कर जाएगा। 25 जून 1975 को इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है।
जिसकी वजह से इंदिरा गांधी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल राइट्स को कैंसिल कर दिया था, जिसकी वजह से आर्टिकल 19 जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस आती है, इन सबको रातों रात खारिज कर दिया गया था। पर ये सारी चीजें होते टाइम न्यूज़पेपर तो अपनी मर्जी से कुछ भी छाप सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर की बिजली ही काट दी, पेपर ही नहीं प्रिंट हुए। और जब न्यूज़पेपर कंपनीज के पास बिजली आई तो उससे पहले एक कानून आ गया जिसको बोला गया प्री पब्लिकेशन सेंसरशिप, जिसका मतलब बहुत साफ था कि भैया आप लोग कुछ भी नहीं छाप सकते, जो भी आप छापोगे पहले आपको हमसे अप्रूव करवाना पड़ेगा। इंदिरा गांधी की सरकार उस टाइम पे जितने भी अखबार छपते थे सभी को उनकी टीम बैठ के पढ़ती थी कि भैया जा क्या रहा है, और अगर कुछ हटवाना है तो हटवा देते थे। और ये पूरा का पूरा तमाशा 21 महीनों तक चला था। उस टाइम पे इतने बुरे हाल हो गए थे ना, टाइम्स ऑफ इंडिया बंद हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स बंद हो गया, और इस सब के बीच में संजय गांधी लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती उनकी नसबंदियां करवा रहा था। एक रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि 1 लाख से ज्यादा ओपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया था। इंडियन एक्सप्रेस का सिर्फ एक ही जर्नलिस्ट था जिसने उस टाइम पे थोड़ी सी बगावत करी थी, और उनका नाम था रामानंद गोयंका, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया था, एक प्रोटेस्ट काइंड ऑफ किया था जिसके अंदर खाली न्यूज़पेपर प्रिंट कर दिए थे। कुछ सेक्शन थे जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा ही नहीं था क्योंकि उनको लिखने नहीं दिया गया था। और आज भी अगर किसी जर्नलिस्ट को अवार्ड दिया जाता है ना तो रामानंद गोयंका नाम से ही दिया जाता है। पर तुम्हें लगेगा कि यार इमरजेंसी का बहाना दे के कितनी बार इस टॉपिक को मिल करोगे। हाँ, हो गई गलती, गलत लगाई थी इमरजेंसी, कितनी बार क्रिटिसाइज कर लिया, अब उसी चीज को पकड़ के हम लोग देश थोड़ी बदल सकते हैं। ये इकलौता रीजन इनफ नहीं है ना कि आज की डेट में गोदी मीडिया खोखली हो चुकी है। एंड द रियलिटी इज यस, ये रीजन इनफ नहीं है। बट अगर तुम लोग इससे अगली कहानी सुनोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, शायद कांग्रेस के राज के अंदर ना बायस मीडिया की फाउंडेशन शुरू हो गई थी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कर दिया गया। उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की बॉडी को 3 मूर्ति हाउस के ऊपर रखा गया जिसे आसपास के लोग आगे उसको देख सके। दूरदर्शन के ऊपर लाइव टेलीकास्ट हो रहा था सब कुछ, और वहां पे क्राउड के अंदर चैंट्स पता क्या लग रहे थे, खून का बदला खून से लेंगे। और ये चीज नेशनल टेलीविजन के ऊपर चल रही थी। ये मत सोचना कि दूरदर्शन ही तो है, छोटा चैनल है, उस टाइम पे दूरदर्शन ही था। पूरा देश सुन रहा था कि भैया खून का बदला सिखों से खून से लेंगे। उसके बाद राइट्स होने शुरू हुए पूरे देश के अंदर। In the streets of Old Delhi, a pitched battle between Hindus and Sikhs. The cause, the Congress Working Committee's recommendation to form a separate Sikh state to be called Punjabi Suba. The Hindus are violently opposed to it. अगर ऑफिशियल डेटा बताऊं तो 2733 सिक्स को जान से मार दिया गया। और अगर तुम्हें ये नंबर काफी बड़ा लग रहा है कि भैया इतने बड़े राइट्स हुए थे क्या, अनऑफिशियल नंबर है 8000 से लेके 17000 तक किलिंग्स। और जब ये पूरी सारी चीजें हो रही थी, दंगे चल रहे थे देश के अंदर, उस टाइम पे टीवी पे पता क्या चल रहा था, इंदिरा गांधी की लाइव रिपोर्टिंग DD1 के ऊपर कवर तक नहीं हुआ था। ये सब कुछ, ये जो जेनोसाइड चल रहे थे, सिक्स के ऊपर अटैक किया गया था, ये कवर तक नहीं हुआ था। और उसके बाद 19 नवंबर को राजीव गांधी आगे इसके ऊपर पता क्या बोलते हैं, लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। ये चीज बोल के पूरे के पूरे दंगों को जस्टिफाई किया जा रहा था उस टाइम पे। और कौन सी मीडिया थी जो इस चीज के ऊपर सवाल पूछ रही थी? कोई भी नहीं। 3 दिसंबर 1984 को जो भोपाल की कहानी है वो तो याद ही होगी। 40 टन गैस लीक होती है और पूरे शहर के अंदर फैल जाती है। December 3rd, 1984, one of the worst industrial disasters in history. ऑफिशियल डेटा 3787 लोग इफेक्ट हुए थे, और इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स क्या है, 15000 से 25000 लोग इफेक्ट हुए थे। कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोगों को बीमारियां हो गई, कितने लोगों की जनरेशनल बीमारियां हो गई, बच्चे गलत पैदा हो रहे हैं, किसी को लंग डिसीज हो गई, कोई लोग अंधे हो गए। और उसके बाद सरकार ने क्या किया और मीडिया ने क्या किया, उस कंपनी का जो CEO था ना, वॉरेन एंडरसन, वो US से आया था और आते ही अरेस्ट हो गया और इतना बड़ा कांड कर दिया हमारे देश के अंदर। जनाब को अरेस्ट तो होना ही था, पर सेम डे बेल कैसे हो गई? 25,000 का फाइन दिया था बेल के लिए, सिर्फ और सिर्फ 25,000 का। और इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स बोलते हैं कि 25,000 लोग ही हैं ऐसे जो इफेक्ट हुए थे उस सबसे। एक आदमी की जान और उसकी लाइफ का ट्रॉमा ₹1 है। फिर एंडरसन को भोपाल से दिल्ली लेके जाया गया, और लेके कैसे गए पता है? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के प्राइवेट जेट के ऊपर। और उसके बाद वहां से जनाब को न्यूयॉर्क भेज दिया गया, और तब से लेके आज का दिन है वापिस नहीं आए। और उसके ऊपर मीडिया का पता है क्या रिएक्शन है? मीडिया ऐसे करके बैठी थी और बात कर रही थी कि अमिताभ बच्चन क्या कर रहे हैं, जनता को फ्री में तोड़ने के लिए रोटी दे दो और दिखाने के लिए तमाशा दे दो, जनता खुश है। ऐसे 1 2 नहीं 50 एग्जाम्पल है। पर फिर भी ये सारी चीजें कवर करने के बाद तुम लोग मुझे एक चीज का काउंटर दे सकते हो, और वो काउंटर ये होगा कि भैया मनमोहन सिंह सरकार ने देखो कितनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, मोदी सरकार तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती ही नहीं है। एंड मेरा बोलना है कि हाँ, मीडिया वर्स्ट होती जा रही है। क्योंकि मैं कांग्रेस की बात बता रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं बीजेपी की साइड हूँ ना। पहले 5-6 पॉइंटर्स मैंने बीजेपी के भी तो बताए हैं। तुम्हें सब कुछ बताने का एजेंडा ये कि फाउंडेशन कहाँ से शुरू हुई थी, एक्चुअल में कोर प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि अगर हम लोग किसी चीज का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो हमको पहले प्रॉब्लम भी तो पता होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी हवा के अंदर आ जाए
जाएंगे और बोलने लग जाएंगे सारे पागला सारे बकवास है। वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, कायरो वाला काम है, रोज सुबह उठते हैं करके सो जाते हैं। और जब मैं बोलता हूँ ना कि यार ये सारा का सारा कायरो का काम है, तो कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि यार तू तो किसी को भी ओवर एक्सप्लेन कर देता, ओवर सिंप्लीफाई कर देता तू चीजों को। मैं कह रहा हूँ चीजों को क्रिटिसाइज करना करो, पर उसका एट द एंड आउटपुट क्या है। मैंने भी अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बोला होगा कि यार इंडियन मीडिया बहुत फुद्दू है, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन देती है। एजेंडा चेंज करना तो बहुत दूर की बात है, ये लोग तो फेक न्यूज भी फैला देते हैं। इंडिया पाकिस्तान की वॉर के अंदर बोल दिया कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर घुस चुका है। अभी जब ईरान दुबई के ऊपर अटैक कर रहा था, इन्होंने बोला भैया बुर्ज खलीफा के ऊपर अटैक हो गया। दुबई में एक ईरानियन ड्रोन बुर्ज खलीफा की तरफ अप्रोच करता दिखा, लेकिन यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे इंटरसेप्ट कर लिया। दुबई के लोग हाथ जोड़ के बोल रहे थे भैया हमारे यहाँ बुर्ज खलीफा सेफ है, आप अपने घर देखो। और इन चीजों से ना पूरी इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाती है। और वो लोग जो कर रहे हैं ना, अगर तुम लोग उनकी जगह होते तुम भी वही करते। समझो एक एंकर है, उसके सामने एक स्क्रिप्ट आ रही है, उसको बस पढ़ना है। इनके जो भी एंकर्स होते हैं कोई दुनिया में सबका ज्ञान रखने वाले और बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं होते। उनकी स्किल यही है कि वो दिखते अच्छे हैं, प्रेजेंट चीजें अच्छी कर सकते हैं, और सामने एक टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर टेक्स्ट चल रही है जिसको फास्ट पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ सामान आप लोगों तक बोल के पहुंचाना यही एक एंकर का काम है। अभी जो सामने लिखा हुआ आ रहा है उसको पढ़ दिया जाएगा। और अगर एंकर चाहे कि नहीं भैया मैं खुद की टीम बनाऊंगा, मैं चाहता हूँ आज तक पे मेरा खुद का एपिसोड लाइव, आज तक करने ही नहीं देगा। आज तक बोलेगा अगर आपको नहीं पढ़ना भैया, हमको तो किसी से पढ़वानी है न्यूज, आपको नहीं पढ़ना छोड़ दो। अगर आप लोगों को लगता है नहीं मैं तो एथिक्स को फॉलो करता, मैं तो छोड़ देता, तो ठीक है, वो आपका टेक है। उन्होंने चूज किया एक कंफर्टेबल लाइफ, वो धरती के अंदर आए, उनको लगता है भैया अगर हम लोग एक नैरेटिव फैलाएंगे, पावर के साथ रहेंगे, हमारी लाइफ अच्छी कटेगी, कट रही है। अपनी फैमिली को फीड कर पा रहे, जितने भी बायस्ड और पेड मीडिया है सारे के सारे अपने परिवार को फीड कर पा रहे। देश के साथ कुछ मर्जी होता रहे। क्या तुम सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक देश का सोचते हो? अगर सोचते हो तो कूड़ा क्यों फैला रहे हो? अगर सोचते हो तो टैक्स क्यों छुपा रहे हो? नहीं सोचते हो ना, अपने घर का देखते हो ना, अपना कंफर्ट देखते हो ना, वो भी देख रहे हैं। और सभी के सभी आते हैं और सामने वाले को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, इसलिए क्योंकि वो इजी बहुत है। हम लोग सारे इकट्ठे होते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, उसके अंदर लिख देंगे इंडियन मीडिया फुद्दू है, देखो कितना इजी है। एक सेकंड में क्रिटिसाइज किया, खुद को सुपीरियर कर दिया, उनको इंफीरियर कर दिया। और एक कायर काम मैं 1 साल पहले भी कर लेता, मैंने इन पे वीडियो जान करके लेट बनाई है। एंड द एजेंडा वाज कि सारी की सारी कायर हरकतों को मुझे एटलीस्ट बंद करना है। कोई और क्रिटिसाइज कर रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं उसको कोई जज नहीं कर रहा हूँ, मेरा खुद का पर्सनल टेक है। क्योंकि तुम्हारे क्रिटिसाइज कर लेने से दुनिया बदलने नहीं वाली है, अगर बदलोगे तो बदलेगी, तो मैं बदलने ही आया हूँ, जिसके लिए मैं लॉन्च कर रहा हूँ अपना खुद का प्राइम टाइम शो। अपना जाल तो नहीं खुलाओ। जिसका एजेंडा ना बहुत क्लियर है कि मुझे तुम लोगों को थोड़ा इंटेलेक्चुअल बनाना है। मैंने देखा कि जब मैं दोनों तरफ की बातें करता हूँ लोग मुझे बहुत हेट करते हैं, पर कुछ ना कट्टर लोग बन रहे हैं। कुछ ऐसे लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो किसी के सगे नहीं है, ना बीजेपी से लेना देना, ना कांग्रेस से, ना ही आम आदमी पार्टी से, और वो लोग बेस्ट है। और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे लोगों की तादाद को बढ़ाऊं। मैं न्यूज चैनल्स का कॉम्पिटिशन बनने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे बीच में कोई कंपेरिजन नहीं है, मैं बहुत सुपीरियर हूँ, बट मैं उनका एक ऑल्टरनेटिव बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी वो सुपीरियर है टीम्स के अंदर, ना कि कंटेंट के अंदर। और हमें क्या करना है, जिस चीजों के अंदर वो सुपीरियर है उनको मैच करना है, घर बैठ के रोना नहीं है। तो प्राइम टाइम लॉन्च करने का एजेंडा ही यही है कि मैं डेली कंटेंट बना पाऊंगा, डेली उसके क्लिप्स काटेंगे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे। इस प्राइम टाइम शो का एजेंडा पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि इस पे बहुत पैसा लगने वाला है और लगेगा भी। हम टीम को बहुत बड़ा कर रहे हैं, तुम लोग अगर अप्लाई करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। हमको एडिटर्स चाहिए, सीनियर एडिटर्स जिनके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो। हमें राइटर्स चाहिए जिसके पास या तो कंटेंट राइटिंग में 2-4 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग किसी और कंटेंट क्रिएटर के साथ काम करते हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, वेलकम। आई हैव ओनली वन एजेंडा कि मुझे इस आईपी को बहुत बड़ा करना है, जिसके लिए हमें मिलकर कुछ कॉन्शियस कॉल्स लेने पड़ेंगे, जिसके बारे में मैं आगे बात करता हूं। बट उससे पहले ये चीज को समझ लो कि मीडिया आज की डेट में गलत होने के बाद भी इसलिए चल रहा है क्योंकि उन पे डिस्ट्रीब्यूशन है, वो टीवी पे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग टीवी से हट जाएंगे, पर अभी भी एक्सक्लूसिव न्यूज उनके पास आ रही है, अभी भी उनके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। और अगर मैं खुद का प्राइम टाइम लॉन्च करता भी हूं तो उसके अंदर भी मैं पैरालाइज्ड हूं, क्योंकि मेरे को सोर्सिंग तो यहीं से करनी पड़ेगी। आज की डेट में मैं क्या करता हूं, 3 से 4 दिन देता हूं, उसके बाद एक डिटेल्ड वीडियो बनाता हूं, जिसके अंदर गलती होने के चांसेस कम होते हैं, पर स्टिल हम बहुत गलतियां करते हैं। मैं कंटेंट क्रिएशन में बेस्ट नहीं हूं, मेरे पास बहुत क्रेजी एडिटिंग टीम नहीं है, मेरे पास बहुत क्रेजी राइटिंग की टीम नहीं है। उसके बाद भी तुम लोग मुझे देखते हो क्योंकि तुम्हें शायद लगता है कि मैं सच बोल रहा हूं, या फिर मैं वो बोल रहा हूं जो मेरे मन में है। यूनिवर्सली कितना सच है, कितना सही है, कितना गलत है, वो बाद में देखेंगे। तुम्हें बस एक चीज की श्योरिटी है कि ये आदमी बिका हुआ नहीं है, ये आदमी पैसा लेके नहीं बात कर रहा है। और इस चीज की मेरी आज भी गारंटी है, जिस भी दिन मैंने प्राइम टाइम शो के अंदर किसी भी पॉलिटिकल न्यूज को पैसा लेके कवर कर दिया ना, वो मेरी आखिरी वीडियो होगी। अभी पीछे मुझे किसी एक एजेंसी ने कॉल किया कि यार मार्केट में ना ये हो रहा है
और हम चाहते हैं आप इसके खिलाफ वीडियो बनाओ। मैंने उनको बोला कि यार मैं ये वीडियो बना रहा था, मेरे राइटर ने आधी लिख ली है, बट अब नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप लोग मुझे उसके बदले में पैसा ऑफर कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि गलत नैरेटिव सेट हो जाए, मैं नहीं चाहता कि ये कॉन्वर्सेशन कहीं और घूम जाए, तो मैं टॉपिक ही छोड़ रहा हूँ। मैं इन सारी चीजों से इतना ज्यादा दूर रहना चाहता हूँ कि अगर कोई एजेंसी आगे बोल रही है ना कि भैया इस चीज को बनाओ, तो मैं सोचता हूँ कोई ना कोई तो गलत काम हो गई। पैसा लेना तो बहुत दूर की बात है, और टॉपिक तक छोड़ देता हूँ, हम इतना दूर है इन सबसे। बट क्योंकि हमको भी डेली कंटेंट बनाना है तो उसमें और ज्यादा गलतियां होंगी, और मैं ये चीज पहले बता रहा हूँ। हो सकता है हम कभी गलत ओपिनियन दे दे, हो सकता है हम कभी गलत न्यूज कवर कर दे, हाफ न्यूज कवर कर दे। ये सारी चीजें हम लोग जब लॉन्ग फॉर्म की वीडियोस बनाते हैं अच्छे से रिसर्च करके तब भी हो जाती है, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में हो जाती है। हमारे साथ तो ज्यादा होंगी, और इसलिए ज्यादा होंगी क्योंकि मैं ऑनेस्टली काबिल नहीं हूँ। बट मुझे पता है कि अगर 1-1.5 महीना ये काम करूंगा तो हो जाऊंगा। उसके बाद भी इंसान हूँ, गलतियां करूंगा, आंखें मानूंगा, भागूंगा नहीं, अकाउंटेबिलिटी उठाऊंगा। अगर कोई चीज गलत मैंने पहुंचाई है तो उसको अगले दिन आके सही करूंगा, और पुरानी वीडियो से उस पार्ट को कट करूंगा जिसके अंदर अगर हमने पिछले दिन कोई गलत न्यूज कवर कर दिया तो उसको आके हम लोग करेक्ट करेंगे। एंड इस प्राइम टाइम का एजेंडा है तुम्हें थोड़ी सी बुद्धि देना और तुम्हें थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी दिखाना, तुम्हें बताना कि पॉलिटिक्स से बाहर भी कोई दुनिया है। और मैं इसके साथ साथ चाहता हूं कि बिजनेस एंड एआई न्यूज को भी कवर करूं, जिसके अंदर मैं तुम्हें डेली एक बिजनेस या फिर एआई का कॉन्सेप्ट समझाया करूंगा, जिससे तुम लोग ज्यादा अवेयर हो। क्योंकि अपने घर के अंदर बैठे रहना, अंबानी को गाली बकते रहना, विक्टिम मेंटालिटी से मैं चाहता हूं कि तुम्हें बाहर निकालूं, क्योंकि तुम में से मैक्सिमम लोग वहीं फंसे पड़े हो। ये कंटिन्यूअस लूप है जो आदमी को सिर्फ और सिर्फ लूजर बनाता है। सारा दिन बैठ के पॉलिटिक्स की बातें कर लेना, उससे तुम्हारे घर पे रोटी नहीं आएगी। हाँ, तुम्हें समझदार बनाएंगे, तुम्हारी लाइफ के अंदर कुछ हद तक इंपैक्ट सरकार डालती है, पर ज्यादातर तुम्हारे हाथ में होती है चीजें। तो इस प्राइम टाइम सीरीज के बहाने मैं चाहता हूं कि तुम्हें पॉलिटिक्स के बारे में बताया जाए, बिजनेस के बारे में बताया जाए, एआई के बारे में बताया जाए, और ये सारी चीजें बताते टाइम तुम्हें बताया जाए कि सोचते कैसे हैं, और इस सोच को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया जा सके। और तुम में से जिन लोगों को लग रहा है ना यार मैं बहुत अननेसेसरी या फिर ओवर कर रहा हूं, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। बचपन की बात है, शायद मैं 3rd या 4th क्लास के अंदर था, तो मेरे पापा ने मेरे से पूछा कि यार तेरे मार्क्स कितने आए हैं, और मेरे मार्क्स कोई बहुत ज्यादा अच्छे आए नहीं थे। मैंने पापा को बोला पापा बहुत ना टफ पेपर था, मैं ना अच्छा नहीं कर पाया, और मेरा छोड़ो क्लास के अंदर कोई भी अच्छा नहीं कर पाया, किसी का अच्छा नहीं हुआ, 40% बच्चे पास हुए, बाकी तो फेल हो गए पापा। फिर पापा कहते ठीक है पर तेरा रिजल्ट क्या आया। फिर मैंने कोई कहानियां बना दी कि पापा वो जो मेरा दोस्त था ना वो फेल हो गया, पापा वो जो मेरा दूसरा दोस्त था ना वो भी फेल हो गया। फिर पापा बोले ठीक है बेटा मुझे तेरा बता तेरा क्या आया। मैंने बोला नहीं मैं तो पास हूं, मैं फेल नहीं हुआ, मेरे तो 60% आए हैं। पापा ने बोला अच्छा ओके, पर सबसे ज्यादा किसके आए हैं। मैंने बोला सबसे ज्यादा उस बच्चे के आए और उसके 87 मार्क्स आए, पर उसने चीटिंग करी थी, उसको मत देखो। तो मेरे पापा ने ना एक बहुत छोटी सी लाइन बोली, उसको बोल के ना चले गए। फिर पापा ने मुझे बोला कि मुझे कहानी मत बता कि क्यों और कैसे हुआ, क्या हुआ, हारा या जीता। मैंने बोला हारा। उसके बाद बोलते हैं बस यही रियलिटी है, दुनिया को प्रोसेस नहीं देखना है, क्यों कैसे क्या हो रहा है। अगर मैं बहाने दूं कि भाई न्यूज चैनल्स बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा फंडेड है, सरकार उनके साथ है, सरकार उनको पैसा देती है। अगर आज मैं बीजेपी के साथ काम करता हूं तो मेरे को पैसे दिए जाएंगे। अभी तक मेरे को डायरेक्टली पैसा एज अ रिटेनरशिप के ऊपर ऑफर नहीं किया गया, पर पैसे मिलते हैं कैंपेन्स के थ्रू। कभी दिल्ली का कैंपेन आ गया, कभी बिहार का कैंपेन आ गया, इंडिया पोस्ट टाइप के जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इंडिया पोस्ट जो भी गवर्नमेंट का ना उसके भी कैंपेन इन्हीं क्रिएटर्स पे आते हैं मोस्टली। हमें अप्रोच ही नहीं किया जाता, हमें पैसा ही नहीं दिया जाता। और अगर हमें राइट से सपोर्ट नहीं मिल रहा तो लेफ्ट गवर्नमेंट कर देगी, लेफ्ट गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट नहीं करती है। लेफ्ट गवर्नमेंट हमें छोड़ो वो खुद को नहीं सपोर्ट कर पा रही है। फिर हम सोचते हैं कि चलो यार जो नॉर्मल स्पॉन्सर ब्रांड है उनसे हमको पैसा आ जाएगा, वो बहुत कम पैसा देते हैं इसके अंदर। पॉलिटिकल चैनल्स के ऊपर पैसा बहुत कम मिलता है कंटेंट के लिए। फिर हम सोचते हैं चलो यार इतना बड़ा एम्पायर कर देते हैं कि व्यूज से पैसा आने लग जाए, तो एडसेंस भी बहुत कम पैसा देता है। और ये चीजें मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा कि अभी कमेंट सेक्शन में जाके तुम मुझे पैसा देना शुरू करिए या फिर कोई सब्सक्रिप्शन बेचना चाहता हूँ। ये सारी चीजें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि इतने सारे रीजन है मेरे पास फेल होने के लिए, इतने सारे बहाने हैं मेरे पास, किसी भी एक को पकड़ के उसके पीछे छुप सकता हूँ। बट मैं एक बहुत जोरदार कोशिश करूंगा और इतनी बड़ी करूंगा कि उस पर केस स्टडी बने, या तो हारने की बनेगी या जीतने की बनेगी, पर बनेगी जरूर। और जाने से पहले एक बहुत सीरियस नोट, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब मत करना। सार्केस्टिक नहीं हो रहा हूँ, ताना नहीं मार रहा हूँ, समझो इस बात को। हम लोग 4,80,000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर बैठे हैं, 20,000 सब्सक्राइबर्स की देर है। जैसे ही हम लोग 5 लाख हिट कर लेंगे, जो हमारे चैनल के नीचे हाइप का बटन आता है वो गायब हो जाएगा। तो एक काम करते हैं 2-1 महीने तक ना सब्सक्राइबर्स को रोक के रखते हैं, और जितने भी प्राइम टाइम के एपिसोड्स आएंगे ना तुम्हें सबको सिर्फ हाइप करना है, पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा, ठीक ठाक है मेरे पास। टीम बड़ी करना चाहता हूँ, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता तो कर ले, पर तुम्हारा सिर्फ एक काम है, तुम्हें हाइप का बटन दबाते रहना। और बिजनेस और एआई की जो भी बातें कर रहा हूँ तुम्हारा इंटरेस्ट है नहीं है तुम्हें देखनी, क्योंकि अगर तुम लोग नहीं देखोगे एल्गोरिथम को लेकर कि वीडियो अच्छी नहीं है, वीडियो अच्छी नहीं बनेगी, व्यूज नहीं आएंगे, एनी हाउ मुझे वो चीजें हटानी पड़ेंगी। मैं वो नहीं बना पाऊंगा जो मैं एक्चुअल में बना के तुम्हें परोसना चाहता हूँ। मैं एल्गोरिथम का शिकार हो जाऊंगा, क्योंकि एट द एंड मुझे भी सस्टेन करना है ना, एक लिमिटेड घाटा ही उठा सकता हूँ मैं भी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, अनसब्सक्राइब भी नहीं करना, उससे रीच कम होगी। ना ही अनसब्सक्राइब करना है ना ही सब्सक्राइब करना है, सिर्फ देखना है, वीडियो पूरा देखना है, हाइप करना और चले जाना है। और तुम्हें डेली कमेंट करके मुझे बताना है कि वीडियो में क्या इंप्रूव किया जाए। हमारी सीरीज है भाई, हम बड़ा करेंगे इसको। हमारा कंपटीशन न्यूज मीडिया है, हम 5 लाख भी नहीं हुए हैं, उनके पास 25 लाख सब्सक्राइबर हैं। हमारे पास खुद का
ऑफिस नहीं है, उनके पास मल्टीपल स्टूडियोज है, उनके पास ग्राउंड रिपोर्टर्स है, बहुत बड़ी लड़ाई है। कभी बहुत दिल टूट गया, फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है तो दे लेंगे हम भी उनको गालियां, पर प्रैक्टिकली मूव करेंगे और गाली दिए बिना समझदारी से देखेंगे कैसे सही किया जाए। बाकी तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर तुम्हारी कोई एक्सपेक्टेशंस है कि भाई प्राइम टाइम में ये भी ऐड करना वो भी ऐड करना तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना जाल तो नहीं खुलाओ।